हम लोग मेंस का पीवाईक्यू देख रहे थे और आज फिर से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑक्सीलेशन, ठीक है। और ऑक्सीलेशन का मतलब क्या हो गया, जिससे मतलब उसमें जो पार्टिकल रहेगा वो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा अपने एक मीन पॉइंट के अक्रॉस। उसमें भी हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। मतलब ऑक्सीलेशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, और हम लोग को जो फोकस करना है एसएचएम पर फोकस करना है। यहाँ से सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूछा गया है और हम लोग उसी को 1 बाई 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका अगर जनरल फार्मूला हम लोग देखें तो ए हो जाएगा y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरह से रहेगा। ए यहाँ पर फेज डिफरेंस रहेगा, ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ए हो जाएगा वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी, अगर इसका खासियत देखें कि इसको पहचानेंगे कैसे, ऑक्सीलेशन तो बहुत सारा टाइप का होता है, फिर कैसे पहचानेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उसके लिए एक तरीका है एक्सेलरेशन। इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है या फिर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसका एक्सेलरेशन, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो a यहाँ पर ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, है ना। अगर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ये जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ था टी के साथ ओमेगा, वो ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी ए ओमेगा आ रहा है, ठीक है। हम लोग टॉपिक 1 में टोटल 20 क्वेश्चन लगभग देखेंगे। 20 क्वेश्चन में यूज होने वाला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ से अगर ए निकालने जाएंगे तो इस बार फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कांस्टेंट टर्म एक बार फिर से बाहर आएगा, और कॉस का जब इस बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो साइन आ जाएगा, तो ए बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ए वाला टर्म हम लोग देखें ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ऊपर में लिखा हुआ है, इसको हम लोग कर लेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। वाई की जगह हमने, एक्स की जगह हमने यहाँ पर वाई लिया है, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू अगर निकालना चाहे, वेलोसिटी हम लोग हर पॉइंट पर अलग अलग निकाल सकते हैं। वाई के डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट वैल्यू पर, चलो इसको एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम लोग v और x में रिलेशन देखें तो हम लोग का जो v होता है वो होता है या ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x का हम लोग अलग अलग वैल्यू रख करके अलग अलग पॉइंट पर सब वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, ये उसका मीन पॉइंट है, इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है, यहाँ पर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a हो गया। अब x के जगह पर x मान लो कि यहाँ पर a/2 दिया हुआ है, तो a/2 पर वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, मतलब जब पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हुए यहाँ पर पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा, तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और फार्मूला यूज होता है, ये होता है ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम। ए कैसे आएगा, तो हम लोग जान रहे हैं किसी भी स्प्रिंग में लगे बॉडी के लिए उस पर जो फोर्स लगता है माइनस के एक्स लगता है, और अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसका हो जाएगा माइनस लगने वाला फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन है, उसमें एम से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, फोर्स। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग से लगा हुआ अगर बॉडी है तो वहां पर ओमेगा निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन किस तरह से करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वो 2019 में पूछा गया है। इसमें दे रखा है द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल इन 3D गिवन x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना, ठीक है। तीनों का कोऑर्डिनेट्स है पार्टिकल का, वो अलग अलग टाइम पर दे रखा है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट कर ले तो तीनों का स्पीड हम लोग को पता चल जाएगा। अगर इसको dx/dt कर ले तो dx/dt इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इसको dy/dt कर ले तो मिल जाएगा ए ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद z के लिए dz/dt कर लेंगे तो dz/dt करने से हम लोग को a ओमेगा मिलेगा, ठीक है। ये एक तरह से हम लोग v निकाल रहे थे, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब a इसका वेलोसिटी मिल रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, एक x में, एक y में और एक z में। तीनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालने जाएंगे तो a हो जाएगा v इज इक्वल टू
अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, माइनस साइन लेंगे तो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ पर ए हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, थर्ड वाला में भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे, तो अंडर रूट ए आ रहा है हम लोग का 3a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ए ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 3 बच जाएगा, मतलब ए ओमेगा रूट थ्री ए ओमेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था जो कि 2019 में पूछा गया था। तो आगे का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन के बाद का जो भी चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बस ज़रूरत होता है थोड़ा सा रिवाइज करने का। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही पूरा टाइम दे देते हैं और उसके बाद उनके पास समय ही नहीं बचता है कि लास्ट तक वो पहुंच पाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर शोन एट राइट एंगल, ठीक है, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म लिसाजोस फिगर। लिसाजोस फिगर कब बनता है? जब एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा हो और वाई डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग घड़ी देखेंगे ना, तो घड़ी का जो सुई होता है वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता है। किसी भी टाइम टी में देखेंगे तो इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो उस केस में जब दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एक्स में भी और वाई में भी जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो फाइनली हम लोग को लिसालोजस फिगर देखने को मिलता है। लिसालोजस फिगर 3 या 4 टाइप का पैटर्न बनाता है। ये क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। जब दोनों आपस में मिक्स करते हैं ना, टी को अगर हम लोग इग्नोर कर दे, हटा दे, जैसे यहाँ पर एक्स टी दिया हुआ है, वाई टी दिया हुआ है, एक्स और वाई के बीच अगर रिलेशन लाना चाहेंगे, टी को हटाना चाहेंगे, तो ये जो है ना एक एक्स वाई के बीच में एक नया पैटर्न बना लेता है, जो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर सर्किल होगा या फिर इलिप्स होगा या फिर 8 टाइप का शेप बना सकता है। अब 8 हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, या कोई अलग फिगर भी बना सकता है। इनका कंडीशन क्या होता है? इन तीनों का अगर हम लोग देखें ना तो इन तीनों ही केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी जो है ए और बी दे रखा है, तो ए बराबर बी अगर रहा ना तो ए बराबर बी के केस में स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, ठीक है। और जो 8 टाइप का शेप बनता है वहां जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है वो या तो 1:2 होता है या फिर 2:1 होता है, ठीक है। बाकी सब में क्या होगा? इसमें 1:1, 1:1, 1:1, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन वाला में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ए बराबर बी रहेगा, ठीक है। अगर ए बराबर बी है तो क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ए बराबर बी रहेगा तो सर्किल भी हो सकता है, सर्किल के लिए भी सेम कंडीशन है। और अगर इलिप्स है तो वहां पर एम्पलीट्यूड जो दोनों का है वो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इक्वल नहीं ही होगा। अगर इक्वल कर देंगे तो फिर वो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 8 शेप का, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इक्वल ही रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? ए बराबर बी करेंगे, मतलब ए बराबर नॉट बी, या तो इलिप्स बनाएगा या फिर डिस्टॉर्टेड बनाएगा, ठीक है। ए वाला केस में या तो इलिप्स बनता है या फिर डिस्टॉर्टेड बनाता है। तो ए तो हो गया फ्रीक्वेंसी का रेशियो, ए हो गया एम्पलीट्यूड का रेशियो। फेज एंगल का क्या कहानी है? फेज एंगल अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन में फेज एंगल या तो 0 या फिर 180 देखने को मिलता है। सर्किल में जो फेज एंगल पाई रहता है उनका डिफरेंस π/2 का होता है। और फिर उसके बाद 8 शेप वाला बच जाता है, तो 8 शेप में हमारा जो फेज एंगल होता है ये 120 या फिर 270 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 0 से 180 के बीच का कोई एंगल हो जाए। 180 और 240, सॉरी, यहाँ पर 120 या फिर 240, मतलब कि इसमें जो फेज एंगल है वो 120 या फिर 240 हो सकता है, या फिर 0 से 180 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये इसका पूरा कहानी होता है। अब यहाँ पर हम लोग मैच कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा चीज जो है वो मैच कर रहा है। अब यहाँ पर दे रहा है कि सर्किल फिगर होगा, ठीक है, कर्व सर्किल होगा, तो सर्किल में ए सही है, फेज डिफरेंस π/2 होना चाहिए, लेकिन ए और बराबर बी नहीं होना चाहिए, तो फिर ए तो गलत हो गया। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में आते हैं, π/2 दिया हुआ है, π/2 लाइन में नहीं होता है, π/2 सर्किल में होता है, तो फिर ए ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो गया। ऑप्शन सी में आते हैं, डेल्टा π/2 दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है। इलिप्स में π/2 एंगल हो सकता है, ठीक है। इलिप्स में एंगल कितना हो सकता है? या तो π/2 या फिर 270, ठीक है। ये दोनों ही केस में या तो π/2 होता है या फिर 270 होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इलिप्स का केस दिया हुआ है, π/2 हो सकता है। इलिप्स में ए बराबर फ्रीक्वेंसी दोनों का इक्वल दिया हुआ है, तो इलिप्स में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? आपस में 1:1 रेशियो में होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल सही है। पैरामीटर ए बराबर नॉट बी, तो ए बराबर नॉट बी मतलब ए वाला पूरा का पूरा जो है ना इसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है पैराबोला, ठीक है, पैराबोला डेल्टा बराबर 0, ए बराबर बी, ए बराबर नॉट बी। तो ए ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि डेल्टा 0 रहने पर फिर वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, कितना दे रखा है उसका वैल्यू, क्योंकि जब हम लोग एक्सीलरेशन निकाले थे ना, तो हम लोग का आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तब मिलता है जब एक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो। और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले सकते हैं क्योंकि एक्स बराबर क्या था, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए का वैल्यू क्या था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स बराबर था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ए होगा तो ए बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, मतलब ए का एक्सीलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन बराबर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा। वेलोसिटी हम लोग निकाले थे तो एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा आया था वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग कैंसिल कर ले तो ए बन जाता है ओमेगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, ए बाई वी। अब यहाँ पर दे रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10 पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10। मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना है, 10 पर सेकेंड है। एट टी बराबर 0 द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। और टी बराबर 0 पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखने जाएंगे तो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा। अब एक्स का वैल्यू दे रखा है एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 अगर ले लें यहाँ पर ए बन जाएगा, टी बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो 5 बराबर ए साइन टी का वैल्यू 0 लेना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और फाइव के जगह पर कितना लेने बोला है, इनिशियल फेज डिफरेंस इज पाई बाई 4, 45 डिग्री। पूछ रहा है कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो पहले ए तो निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू हो जाएगा ए इक्वल टू 5 बटा साइन 45, साइन 45 1 बटा रूट 2 होगा, मतलब ए का वैल्यू 5√2 आ गया, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से इस रेशियो से आया था 10 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ए के जगह पर 5√2, तो ए कितना आ जाएगा 500√2। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, 502, ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 4 में है ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए। सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है, ए दे रखा है। इट्स स्पीड इज ट्रेवल्ड एट इंस्टेंट, बोल रहा है कि इसका स्पीड जो है ना 3 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, इसका स्पीड 3 गुना कर दिया जाता है एट द इंस्टेंट दैट इट इज ए डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से 2a/3 पर जब जाता है, यहाँ पर 2a/3 पर जब जाएगा तो इसका स्पीड है ना 3 भी कर दिया जाएगा। मतलब पहले से तो अगर इसका हम लोग 2 फिगर बना लेना तो पहले से तो इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है। स्पीड इसका एम्पलीट्यूड ए होगा और स्पीड इसका जो होगा भी होगा, कहाँ पर स्पीड भी होगा 2a/3 पर, 2a/3 डिस्टेंस पर भी होगा। उसके बाद अचानक से इसका जो है दूसरा केस में बोल रहा है कि स्पीड जो है ना वो बढ़ा करके 3 गुना कर दिया गया। ये जो पॉइंट है 2a/3, यहाँ पर स्पीड को ट्रिपल कर दिया गया। जब ट्रिपल करेगा ना तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो ए से ए डैश हो जाएगा। ये इसका दूसरा केस दे करके रखा है। अब आगे क्या पूछ रहा है, द न्यू एम्पलीट्यूड, बोल रहा है कि ये जो नया एम्पलीट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, v का जो फार्मूला होगा हम लोग जानते हैं, v बराबर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v के जगह पर v ही रहने देते हैं, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर रहने देंगे, और x के जगह पर यहाँ पर कितना दे रखा है 2a/3 दे रखा है। 2a/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4
ए स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। ये हम लोग का केस 1 बन रहा है। और दूसरा केस में बोला कि वेलोसिटी ट्रिपल हो गया। ट्रिपल हो जाने पर फ्रीक्वेंसी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर वो ए डैश स्क्वायर बन जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस, पोजीशन तो वही है 2a/3 पर ही स्पीड को 3 गुना किया है तो 4a स्क्वायर बाई 9। अब इन दोनों को हम लोग आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से हम लोग को इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से भी से भी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1/9 इक्वल टू अंडर रूट भी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिए। ये आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 9a डैश स्क्वायर 9a डैश स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, 9 कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 9a डैश स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 45a स्क्वायर आ जाएगा। या फिर 9a डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये उस तरफ जा करके 49 बन जाएगा 49a स्क्वायर। या फिर a डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर बाई 9। क्या यहाँ से a डैश निकालेंगे तो आ जाएगा 7a/3। तो ये हम लोग का a डैश का वैल्यू रहेगा। a डैश का वैल्यू कितना आ रहा है 7a/3। सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2 पार्टिकल आर परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 पार्टिकल है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर रहा है। ठीक है ना, पहला पार्टिकल का चलो ए वाला ले लेते हैं, मिड पॉइंट होगा मेन और ए इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए होगा। और एक दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं, उसका भी ए मीन पॉइंट होगा और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए भी हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम दिया है डिफरेंट दिया। 2 पार्टिकल आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम ही है और उसी के अक्रॉस दोनों एसएचएम कर रहा है। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड फॉर द बोथ पार्टिकल आर सेम। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दोनों का बोल रहा है कि सेम है, दोनों का ए ही एम्पलीट्यूड रहेगा, टाइम पीरियड भी दोनों का सेम रहेगा रेस्पेक्टिवली। क्या टी बराबर 0 1 पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ए। टी बराबर 0 पर एक पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ए पर है, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर है, या फिर चलो एक पार्टिकल इसको यहाँ एज्यूम कर लेते हैं while the other one has displacement -a/2। तो एक तो यहाँ पर है और दूसरा -a/2 पर है। -a/2 मतलब इधर कहीं होगा -a/2। ठीक है, इस टाइप से है। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और एक इस डिस्टेंस पर है। अगर इसको सर्कुलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ए इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, एम्पलीट्यूड घटते घटते फिर यहाँ पर आकर के निगेटिव हो गया। और निगेटिव अगर मान लो कि ए वाला पूरा एम्पलीट्यूड ए होगा तो ए cos 30, अगर ए हम लोग निकालना चाहेंगे, ठीक है, अगर मान लो कि ए इसका एम्पलीट्यूड है तो इसका अगर ए वर्टिकल कंपोनेंट निकालना चाहेंगे, ए वाला एंगल 30 ले लेते हैं तो ए हो जाएगा ए cos 30 और ए वाला हो जाएगा ए sin 30। ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट ले रहे हैं तो इसका ए वाला इसका कंपोनेंट इस पर लेकर के जाएंगे तो ए cos 30 और इस पर लेकर के जाएंगे तो ए sin 30। लेकिन ए sin 30 का वैल्यू कितना होता है, ए sin 30 डिग्री अगर हम लोग निकालेंगे तो ए वाई कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर फेज डिफरेंस दोनों के बीच में हम लोग देखें ना तो ए 90 होगा और प्लस 30 होगा। इसी तरह से उसका जब मान लो कि ए इसका मीन पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला आया पार्टिकल, तो यहाँ पर उसका एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा फेज एंगल। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका एंगल घटेगा एक सर्किल का रूप लेता है। ठीक है, और इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पर वापस ही अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मूव करते हुए जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ए मीन पॉइंट पर आ जाएगा और मीन पॉइंट से फिर धीरे धीरे दूर जाना शुरू करेगा, फिर 180 डिग्री पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। तो अभी जब -a/2 पर है तो कहीं ना कहीं इतना एंगल वो बनाया होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो पार्टिकल इतना एंगल बनाया होगा और वो एंगल आ रहा है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री। मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर होगा और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर होगा, 120 डिग्री के डिफरेंस पर होगा। उसके बाद आगे बोल रहा है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब बोल रहा है कि दोनों अब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट टाइम टी टाइम पर दोनों एक दूसरे के साथ मिला होगा। ठीक है, टी टाइम पर एक दूसरे को क्या किया होगा क्रॉस किया होगा। तो जब टी टाइम हुआ होगा उस समय ये लोग 60 डिग्री कम से कम एंगल जो है ना कंप्लीट किया होगा। ठीक है, 60 डिग्री एंगल कंप्लीट किया होगा। उस समय पूछ रहा है कि इफ दे क्रॉस ईच अदर एट टाइम टी
तो टी का वैल्यू कितना होगा, तो कितना टाइम में ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तक पहुंचेगा। 60 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का सारा कुछ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेलोसिटी भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड भी सब कुछ सेम ही दिया हुआ है, तो सेम वेलोसिटी से दोनों मूव करेगा, तो दोनों 60-60 डिग्री डिस्टेंस कवर किया होगा। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री में ये जो है टी टाइम लेता है, ठीक है, टी टाइम या फिर टी टाइम में 360 डिग्री एंगल पूरा कवर करता है। तो 1 डिग्री में कितना कवर करेगा, टी बटा 360, ठीक है। एक बार पूरा कंप्लीट ऑक्सीलेशन में, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को ही टाइम पीरियड बोलते हैं ना, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होने में जितना समय लगता है उसको टी बोलते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीलेशन में टोटल 360 डिग्री का एंगल बना लेगा, तो 360 डिग्री में टी टाइम पीरियड, तो 1 डिग्री में टी बटा 360, इसलिए 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, टी बटा 360 इंटू 60, तो 60 है, 6 बार में कट रहा है, मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया, t/6, मतलब टोटल समय कितना लग जाएगा इसको, t/6 लग जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री कवर करने में कैपिटल टी टाइम लग रहा है, तो 1 डिग्री कवर करने में इतना समय लगेगा, 60 डिग्री कवर करने में ऑब्जेक्ट को t/6 समय लग जाएगा। तो t/6 कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2 दे रखा है। इफ द ऑक्सीलेटर इज एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब कि x बराबर 0 पर ये बोल रहा है कि पार्टिकल रेस्ट में था और साथ में उसमें t का भी वैल्यू कितना है, t बराबर भी उस समय 0 दिया हुआ है, ठीक है। इट्स पोजीशन एट लेटर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, तो कुछ टाइम के बाद इसका जो पोजीशन है, मतलब x का जो वैल्यू है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बाहर से फोर्स क्या दिया गया है, F बराबर sin t दिया हुआ है, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट कर रहा होता है तो एक फोर्स तो उसमें ऑलरेडी पहले से लग रहा होता है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेशन में है तो उसमें जो A होगा वो ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर A जो होगा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, तो एक फोर्स तो इसके वजह से आ जाएगा, फोर्स बराबर कितना, m इंटू ए, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू एम। एक फोर्स तो एक पहले से उसमें काम कर रहा होगा और एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ से साइन टी लग जाएगा, ठीक है, साइन टी। हम लोग इसको स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है ना कि जब इसका एक हम लोग निकालने जाएंगे पोजीशन कुछ टाइम टी के बाद, एक फोर्स एक्स्ट्रा लगने के बाद, तो वो जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग स्टार्टिंग में मान करके चलते हैं कि एक्स बराबर जो शुरू से चल रहा था विदाउट फोर्स लगाए, जो पार्टिकल का पोजीशन था वो x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव था। अब यहाँ पर बोल रखा है कि t बराबर 0 पर x 0 है, मतलब कि a साइन फाइव, t तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से निकल करके आता है कि फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो हम लोग का एस्टेम था उसमें x जो था a साइन ओमेगा t के बराबर था। और यहाँ से अगर इसका एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो पहले तो वेलोसिटी निकालना होगा, वो आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा इंटू टी। और बोल रखा है कि x बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर a क्या था, इक्विलिब्रियम में था, मतलब t जब 0 करेंगे ना तो a भी उस समय 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो भी रहा है। चलो ये तो प्रीवियस पहले का कहानी है। नया कहानी क्या बोल रहा है, नया में बोल रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा एक फोर्स लगाया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो F बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और जो नया फोर्स हो जाएगा अब F डैश वो होगा, ए तो रहेगा ही माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साथ में एक एक्स्ट्रा फोर्स ए ऐड हो जाएगा प्लस साइन टी, ठीक है। ये हो गया इसका नया फोर्स। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, बताना है कि x जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो f बराबर क्या, इसको अगर हम लोग a के टर्म में लिखें, f बराबर a में यहाँ से a अगर निकालें तो दोनों तरफ m से डिवाइड करना होगा, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस 1/m साइन टी, ये हो जाएगा a का वैल्यू। और a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt, या फिर यहाँ से हम लोग dv निकाल सकते हैं या फिर v निकाल सकते हैं इसको इंटीग्रेशन करके। अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव साइन आ जाएगा, और जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है उससे हम लोग को जो कांस्टेंट टर्म है उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा।
और साथ में इसका भी निकालेंगे तो साइन का इसमें भी माइनस साइन एक आएगा, 1/m साइन का होता है माइनस कॉस टी। ये आ जाएगा भी का वैल्यू। इसको एक बार और मॉडिफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए बन जाएगा माइनस कॉस टी बाई एम। ठीक है, ये तो भी का वैल्यू आ गया। अब भी को एक बार और भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी लिख सकते हैं। मतलब dx बराबर इतना इंटू डी टी, मतलब एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को x मिल जाएगा। तो x बराबर कितना, इसको एक बार और इंटीग्रेट करते हैं तो a ओमेगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा माइनस कॉस का फिर से करना है साइन टी बाई कितना एम। ए हो जाएगा फिर से। अब ए एक्स का वैल्यू आ गया। अब ओमेगा का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें, हालांकि हम लोग से पूछा है किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा का वैल्यू कितना 2 पुट करना था, ओमेगा का वैल्यू 2 दे रखा है, तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल भी हो रहा है, तो ए साइन 2t माइनस साइन टी बाई एम किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, साइन 2t माइनस साइन टी, साइन 2t माइनस साइन टी। इसको अब हम लोग अगर ऑप्शन से मिलाने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो दिया हुआ है साइन टी, ठीक है, एम के वैल्यू को अगर 1 कंसीडर कर ले, हम लोग से पूछा है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एक काम करते हैं, इसमें से अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ए आ जाएगा माइनस ऑफ साइन टी, एम का वैल्यू 1 ले लेते हैं साइन टी, और साथ में यहाँ पर माइनस साइन 2t, ए का वैल्यू 1/2। ठीक है, हम लोग क्या कर लिए, ए का वैल्यू 1/2 और एम का वैल्यू 1 अगर पुट कर लेते हैं तो किससे मिलता जुलता आ रहा है, ऑप्शन सी से मिलता जुलता आ रहा है हम लोग का आंसर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, साइन टी माइनस हाफ साइन 2t के। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ए पार्टिकल आर गिवन, एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी और वाई टी बराबर इतना। ठीक है, इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल है, ए और ए दे रखा है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो है 1:2 है, तो 1:2 है तब फिर ये 8 स्टेप बनाएगा, और 8 स्टेप में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, ए और सी। अब ए और सी में से कौन सा सही होगा, तो अगर हम लोग टी बराबर 0 पर जाए, यहाँ पर 2 ऑप्शन हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अगर टी बराबर 0 पर जाते हैं तो x का वैल्यू मिलता है x0 इज इक्वल टू ए साइन 0, वाई 0 भी 0 ही मिल रहा है t बराबर 0 रखने पर। तो t बराबर 0 पर a भी 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है इसका, तो ये तो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, t बराबर π/2 ओमेगा ले लेते हैं। ठीक है, π/2 ओमेगा। तो उस केस में अगर t बराबर π/2 ओमेगा लेते हैं तो a वाला जो वैल्यू है xt, ये बन जाएगा x π/2 ओमेगा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी बराबर कितना लेना होगा, π/2 ओमेगा। तो इस केस में ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ए बन जाएगा साइन π/2, मतलब कि वैल्यू ए। π/2 ओमेगा पर एक्स का कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, एक्स पर कुछ वैल्यू जो मिल रहा है वो हम लोग देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में, ठीक है, इस ऑप्शन में एक्स पर हम लोग को कुछ वैल्यू मिल रहा है, पर यहाँ पर x पर कोई वैल्यू हम लोग को नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो फिर हम लोग इन दोनों में सही ऑप्शन किसको मार्क करेंगे, सही ऑप्शन हम लोग का फिर सी हो जाएगा। इस समय अगर हम लोग y का वैल्यू निकालना चाहे तो y फिर 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक बार y का चेक कर लेते हैं, y बराबर आ जाएगा ए साइन 2 ओमेगा इंटू टी के जगह पर π/2 ओमेगा लेना है, तो 2 ओमेगा कैंसिल, ए साइन पाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन कर रहा है। जहाँ पर टाइम का अगर कुछ वैल्यू हम लोग ले लेते हैं तो वहाँ पर एक्स का तो कुछ वैल्यू मिल रहा है, पर वाई का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, वाई यहाँ पर पूरी तरह से 0 हो गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ए बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड हाफ सेकेंड, टी का वैल्यू कितना दे रखा है 1/2, एंड एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। फाइंड the average velocity in the interval in which it moves from equilibrium position to half of its amplitude। हम लोग को तब का टोटल वेलोसिटी निकालना है जब ए मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब 0 से a/2 की तरफ मूव कर रहा होगा। तो ए वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा a/2 और बटा टोटल टाइम,
तो टोटल टाइम हम लोग को निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो A1 ले लेंगे, 2 को नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर टोटल टाइम हो जाएगा T यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब इस समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने के लिए हम ले लेते हैं हमारा जो पार्टिकल होगा वो इस पाथ को फॉलो करेगा, x बराबर a साइन ओमेगा t। यहाँ से अगर x का वैल्यू हम लोग इस पोजीशन तक पहुंचने में कितना समय लगा है वो निकालना है। x का वैल्यू अगर हम लोग a/2 ले लें तो a/2 बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा इंटू टी। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन ओमेगा टी बराबर 1/2। इसका मतलब कि ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा टी 30 मतलब कि कितना, π/6। और ओमेगा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 2π/T इंटू टी इज इक्वल टू π/6। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लें तो 2t इंटू 6 12t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इंटू 2t 12t इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल T, या फिर T बराबर आ जाएगा T/12। या T का वैल्यू कितना दे रखा था, T का वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 दे रखा है, तो A हो गया 1/24। अब यहाँ पर अगर हम लोग 1/24 यूज कर लेते हैं तो 1/2 इंटू 1 इंटू 24, T का वैल्यू 1/24 ले लिए, 2 से 1 कैंसिल होकर के 12, मतलब कितना वैल्यू आ रहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्ड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, along a straight line where x is the displacement and a b c are the positive constant, which of the following expression respond to simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग का क्या होता है, जो उसका इक्वेशन होता है उसमें हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, ए पार्टिकल व्हिच इज सिमल्टेनियसली सब्जेक्टिव टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो तो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, एक है x बराबर इतना और दूसरा y बराबर इतना। ऐसे से कर्व इन दोनों को मिला करके x y के बीच में हम लोग किस टाइप का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तरह से हम लोग को t को इलिमिनेट करना है और x y के बीच में रिलेशन लाना है। y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर है a2 cos 2 ओमेगा t। इसको हम लोग लिख सकते हैं a2 cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो a बन जाएगा 2a2 cos स्क्वायर ओमेगा टी को फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos ओमेगा टी का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो x बाई a1 हो जाएगा, a हो जाएगा x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर 2a2 इंटू इसका वैल्यू लिख लिए माइनस a2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a बन जाएगा 2a2 बाई a1 स्क्वायर, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a2, मतलब कि y बराबर इस तरह से। ये एक तरह का कर्व आ रहा है जो पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, पैराबोला में क्या होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, तो y बराबर 4ax जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, इसका कर्व कुछ इस टाइप से आता है। लेकिन अगर हम लोग x स्क्वायर बराबर 4ay ड्रॉ करेंगे तो a फिर ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ऊपर की ओर होगा पर a ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। x अगर इसका जीरो कर देंगे ना, जैसे इस केस में था कि x अगर जीरो करेंगे तो y भी जीरो, तो a चलो ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर x जीरो करेंगे तो y का वैल्यू माइनस a/2 आएगा, मतलब a थोड़ा सा नीचे से जाएगा। थोड़ा सा नीचे से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, a थोड़ा नीचे से पास हो रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम लोग का 10 का सही आंसर कौन हो जाएगा, a हो जाएगा, a इसका सही आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट yt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। एक डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू दे रखा है ऑफ ए पेंडुलम फॉर 5 बराबर 2π/3 इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। फाई का वैल्यू अगर 2π/3 रहेगा तो उसका जो ग्राफ होगा किस टाइप से होगा, y और t के बीच में हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर फाई के जगह पर अगर हम लोग 2π/3 रख लेते हैं तो y हो जाएगा a sin 90 प्लस एक्चुअली 2π + 3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो 90 + 30 प्लस फाई इसको लिख लेते हैं,
और ए हो जाएगा ए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, पॉजिटिव ही होता है पर एक कॉस में चला जाता है, एक कॉस 30 डिग्री प्लस फाई इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस थीटा का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से आता है, लेकिन यहाँ पर साथ में प्लस 30 डिग्री ऐड करना है, तो ये जब 30 डिग्री हम लोग ऐड करेंगे ना तो एक ग्राफ थोड़ा सा निगेटिव साइड में इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा दिखने में ये तो इस तरफ शिफ्ट हुआ है, ये वाला जो ग्राफ है ना इस तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर जब पॉजिटिव साइन आता है ना तो ग्राफ को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, और निगेटिव साइन आता है तो ग्राफ को उस तरफ शिफ्ट करते हैं। पॉजिटिव प्लस फाई है, मतलब फाई में 30 डिग्री ऐड हुआ है तो 30 डिग्री हम लोग आगे को शिफ्ट कर देंगे, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। 11 का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, टू पार्टिकल आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहाँ पर दो ठो पार्टिकल दे रखा है, हम दो ले लेते हैं अलग अलग, और ये दोनों का मीन पोजीशन होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड बोल रहा है कि ए होगा, ठीक है। along the x axis their mean position is separated by distance x naught, दोनों का मीन पोजीशन जो है x naught डिस्टेंस से अलग है, दोनों को अलग अलग कर दिए x naught से। इफ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज x naught प्लस a, मैक्सिमम सेपरेशन x naught प्लस a है, इसका मतलब कि एक पार्टिकल जब यहाँ पर होगा ना तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पर होगा, a इन लोगों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन है, ठीक है। मतलब कि a जब 0 डिग्री पर होगा ना, इसका फेज एंगल फाई जब 0 होगा, इसका फेज एंगल फाई कितना हो जाएगा, पाई/2 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तो तब पहुंचेगा ना, मैक्सिमम तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। यहाँ से 90 90 90 180 270 और फिर 360, इस तरह से होता है फेज का डिफरेंस। अब पूछा है कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच कितना आ रहा है, पाई/2, मतलब कि 12 का सही आंसर कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है a mass m attached to a horizontal spring, एक horizontal spring है, execute SHM with amplitude A1 when the mass m passes through its mean position, then a small mass m is placed on over it, मतलब कुछ इस टाइप का एक स्प्रिंग होगा और यहाँ पर एक कैपिटल मास m लगा हुआ था और इसके ऊपर बाद में एक और छोटा सा मास स्मॉल m रख दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि बताओ एम्पलीट्यूड का, अब मतलब रख देने के बाद एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहले से इसका वेलोसिटी m भी था और बाद में अब कितना हो जाएगा, m प्लस m इंटू v, इस टाइप से हो जाएगा। और v का वैल्यू हम लोग किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, v बराबर हम लोग जानते हैं a इंटू ओमेगा, तो m इंटू एम्पलीट्यूड a1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, इस केस में कितना हो जाएगा, बाद में वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, m प्लस m इंटू a2 और इंटू ओमेगा 2। ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्प्रिंग के केस में हम लोग स्टार्टिंग में एक फार्मूला पढ़े थे, बताए थे शुरू में ही कि जो फार्मूला होता है इसका k का वैल्यू, ओमेगा का जो वैल्यू होता है स्प्रिंग के केस में √k/m होता है। तो यहाँ जब ओमेगा 1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू a1 इंटू ओमेगा 1 का वैल्यू k/√k/m1, ठीक है, k/m, कैपिटल M यहाँ पर मास होगा। लेकिन जब इस तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस m इंटू a2 इंटू ओमेगा 2 का वैल्यू कितना, k/k तो सेम ही रहेगा और ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस m, क्योंकि इस केस में मास हम लोग का चेंज हो गया है। अब रेशियो हम लोग को निकाल लेना है a1/a2, तो a1/a2 ही निकालने के लिए बोला है, a1/a2 अगर हम लोग करने जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा m प्लस m इंटू a√k बचेगा, ठीक है, और a नीचे वाला टर्म को हम लोग नीचे ही लिख देते हैं, नीचे में बच जाएगा √m प्लस m, और उसके बाद इधर से कुछ पार्ट्स है, ठीक है, इधर का सारा टर्म उस तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोग a1/a2 निकाल रहे थे, a2 तो नीचे ले लिए, a वाला सारा लिख लिए, अब इधर वाला a दोनों जो बचा है वो नीचे में लिखना पड़ेगा, तो इसका हम लोग का m आ जाएगा नीचे और √k नीचे चला जाएगा और a वाला m ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो k तो कैंसिल हो रहा है और a बच जाएगा, a वाला कैंसिल होकर के √m प्लस m और a वाला कैंसिल होकर के नीचे में √m, चलो कुल मिला करके m प्लस m बटा कैपिटल M का पावर
1/2। तो m प्लस m बटा कैपिटल M का पावर 1/2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है ए पॉइंट मास ऑक्सीलेट अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स बराबर इतना। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज रिटेन एज एक्सेलरेशन ए दे रखा है, तो बताओ कि वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर एक्सेलरेशन के टर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन अगर करने जाएंगे तो ये आ जाएगा एक नॉट कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/4। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एक तो ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन निकालना है तो एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि ए बराबर क्या होता है dv/dt होता है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस π/4। अब हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर एक कॉस के टर्म में दिया हुआ है, चलो तो ठीक है आ गया। अब ए पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए इस निगेटिव साइन को अंदर लेके जाना होगा। इसको हम लोग कर सकते हैं एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। अगर हम लोग जाएंगे तो ए 180 है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और इसमें कॉस। तो अगर हम लोग इस क्वाड्रेंट में ही रुक जाए, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हम लोग अगर लिखते हैं तो इस क्वाड्रेंट में कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। या फिर अगर कहीं पर पहले से माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग का केस है पहले से दिया हुआ है, पहले से माइनस कॉस, ये पूरा का थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो माइनस कॉस थीटा पहले से दे रखा है, इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को लिखना क्या होगा 180 डिग्री माइनस पूरा का पूरा, ये पूरा को हम लोग थीटा एज्यूम कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट देते हैं या छोटा ब्रैकेट दे करके ओमेगा टी माइनस π/4 कर लेते हैं। ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 में से 45 डिग्री जाएगा तो कितना बच जाएगा, पाई माइनस π/4 अगर हम लोग करेंगे तो 3π/4, ये हो जाएगा 3π/4 और माइनस ओमेगा टी। सॉरी, ये हम लोग क्या करना होगा, ऐड करना होगा 180 माइनस माइनस प्लस 180 प्लस 45 करना होगा। तो एक कितना आ जाएगा 5π/4 आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π प्लस 2π माइनस π/4, इसको लिख सकते हैं 8 में से गया, सॉरी 2π माइनस 3π/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 में से 3 गया π/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2π माइनस 3π/4। तो मतलब कि इसको अगर हम लोग चेंज कर ले तो ये 5π/4 बच रहा है, 5π/4 माइनस ओमेगा टी। और इसको और हम लोग चेंज कर ले तो इसको लिख सकते हैं एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस 2π माइनस, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और अंदर में हम लोग कर सकते हैं थीटा की जगह इसको पूरा 5π/4 माइनस ओमेगा टी। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्चुअली cos 2π जो है ना, cos 2π माइनस थीटा एक cos थीटा के बराबर ही आता है। तो अगर कहीं पर cos थीटा लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पर cos थीटा लिखा हुआ था, प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि यहाँ पर ओमेगा टी निगेटिव आ जा रहा है, पर यहाँ पर जो कंपेयर करने के लिए दिया है वहाँ ओमेगा टी पॉजिटिव दे करके रखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि cos थीटा को cos 2π माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरा थीटा की जगह पर था तो इसको हम लोग क्या कर दिए cos 2π माइनस थीटा। ऐसा करने से हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट में हम लोग का ये जो ओमेगा टी है ना वो पॉजिटिव साइन के साथ रह गया, मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा ही एक्स ओमेगा स्क्वायर, साथ में ये जो कॉस है ये बन गया ओमेगा टी माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। और 2π में से अगर हम लोग 5π/4 घटा देते हैं तो ये आ जाता है 3π/4। ठीक है, 8 में से 5 गया तो 3π/4 आ जाता है। अब हम लोग का जो इक्वेशन है ना पूरी तरह से स्टैंडर्ड इसके फॉर्म में आ गया जो यहाँ पर गिवन था। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके साथ पूरा मैच कर रहा है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ए का वैल्यू एक्स ओमेगा स्क्वायर है, ए बराबर है एक्स ओमेगा स्क्वायर और डेल्टा बराबर कितना है 3π/4, डेल्टा बराबर है 3π/4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। मतलब अच्छा खासा मैथ का यूज किया है, मतलब नीट वाले अगर सोचेंगे कि यहाँ से रिवीजन करें तो काफ़ी उनके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है, पर वही मेंस वाला अगर इसको सॉल्व करेगा तो चूंकि उनका ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छा कमांड रहता है इजीली वो लोग कर पाएंगे।
आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म व्हिच अंडरगोज वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक तो कॉइन रखा हुआ है, ऐसे जगह पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल, और इस पर एक कॉइन रखा हुआ है और एक कॉइन यहीं पर ऑक्सीलेशन कर रहा है, नीचे स्प्रिंग वगैरह या कुछ भी लगा हुआ होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज। इसका जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा ना कि कॉइन इसका छोड़ देगा, कॉइन ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला आएगा। द कॉइन विल लीव कॉन्टैक्ट विद द प्लेटफॉर्म। बोल रहा है कि कब कॉइन जो है ना इसका जो कॉन्टैक्ट है इसका वो छोड़ देगा, मतलब अलग कब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो फोर्स लगने वाला होगा, इसमें फोर्स लग रहा होगा एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर और एक इसका अपना mg मास लग रहा होगा, ठीक है। और जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि n माइनस mg जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर होगा, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एसएचएम में है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा स्क्वायर x का, ठीक है, माइनस साइन भी ले लेते हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब जब कॉन्टैक्ट छोड़ेगा उस समय n क्या हो जाएगा, n जीरो हो जाएगा, तो उस समय a हो जाएगा mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर x, तो m से m कैंसिल और x का वैल्यू हो जाएगा g बटा ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर एन एम्पलीट्यूड g बटा ओमेगा स्क्वायर, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, b, 15 का b सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 7। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स कितना होता है, वी मैक्स हम लोग पढ़े थे a इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा के बराबर होता है, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है 4.4, मतलब 44/10। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा निकालना चाहें तो ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 44/7 इंटू 10, ठीक है। और अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ओमेगा बराबर कितना होता है, ये होता है 2 पाई, मतलब 22/7, ठीक है, इंटू 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, तो नीचे में हम लोग टाइम पीरियड टी यूज कर लेंगे। अब यहाँ से ये 44 और 44 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कंपेयर करेंगे तो टी बराबर कितना आ रहा है 10, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, ए फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, अगर हम लोग x बराबर ले लेते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा। हम लोग का फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा के लिए फार्मूला बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग लिख पाएंगे 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई कितना है 2, ठीक है। तो ए फंक्शन पीरियोडिक तो है, इसका पीरियड अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, पीरियड होता है cos थीटा, अगर cos थीटा लिखा हुआ है तो इसका पीरियड होता है 2 पाई, और उसके बाद cos n थीटा अगर यूज किया जा रहा है तो हम लोग इसका पीरियड 2 पाई बाई n बोलते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो टर्म होता है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है 2 पाई तो रहेगा, और ये जो टर्म है t के बाद वाला टर्म, इससे हम लोग को डिवाइड कर देना होगा 2 ओमेगा से, मतलब 2 कैंसिल, पाई बटा ओमेगा इसका पीरियड आ जाएगा, मतलब पीरियोडिक है और पीरियोडिक पाई बाई ओमेगा है। वो ऑप्शन एक तो यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। अब बोल रहा है क्या एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन था कि जब एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के आएगा। तो एक बार देख लेते हैं एक्सेलरेशन निकाल करके, इसका एक्स तो दिया हुआ है, भी अगर निकालेंगे तो आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 1/2, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस भी प्लस, ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ओमेगा इंटू 2 ओमेगा, मतलब हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos में। अब ए टर्म
क्या ए टर्म इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स के टर्म में, तो इसको हम लोग एक्स से कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कभी भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आने वाला है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है पर पीरियोडिक है, पीरियड पाई बाई ओमेगा है, पर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 17 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 दे रखा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर इतना और y2 बराबर इतना, y1 y2 दे रखा है। द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी, अब बोल रहा है कि दोनों के वेलोसिटी का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो पहला वाला केस में v1 कितना हो जाएगा, हाँ वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा, तो 0.1 इंटू इसका जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 पाई, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस 100 पाई टी और प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा v का वैल्यू। और सेकेंड वाला केस में अगर हम लोग निकाल लेंगे v2, तो v2 हो जाएगा 0.1 इंटू पाई, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई टी, माइनस साइन पाई टी। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों कॉस के ही टर्म में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये लिख लेते हैं 0.1 पाई कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई टी, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा अगर हम लोग जाएंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस इतना करेंगे ना तो माइनस कॉस पाई टी माइनस साइन पाई टी आ जाएगा, ठीक है। अब ए वाला और ए वाला दोनों मैच कर रहा है, दोनों एक ही तरह का जो है ना फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग को 1 का विथ रेस्पेक्ट टू टी निकालना है, तो इसका फेज है पाई बाई 3 में से इसका कितना है पाई बाई 2, घटा लेंगे, घटाएंगे तो एलसीएम 6 ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो माइनस पाई बाई 6 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 दे रखा है टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग में K1 और K2 दे रखा है। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब A इंटू ओमेगा, A1 ओमेगा 1 बराबर ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन आर इक्वल, A1 ओमेगा किसके बराबर है A2 ओमेगा 2 के, तो A1 बाई A2 क्या हो जाएगा ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, और ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होता है हम लोग जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के बाई एम, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के का। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंडर रूट के का, तो K2 बाई K1। तो सही आंसर कौन हो जाएगा A1 बाई A2 बराबर अंडर रूट K2 बाई K1 सी। और 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरी अकॉर्डिंग टू रिलेशन इतना, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है x बराबर वो दे रखा है 4 cos पाई टी प्लस साइन पाई टी, ठीक है। ये दे रखा है x का वैल्यू, और हम लोग से पूछ रहा है इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में लाना होगा। इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4√2 मल्टीप्लाई और डिवाइड 1/√2। 1/√2 के बदले में साइन 45 लिखते हैं, साइन 45 इंटू कॉस पाई टी और प्लस कॉस 45 इंटू साइन पाई टी, ठीक है। हम लोग जो 1/√2 से डिवाइड करने वाले थे तो 1/√2 को हम लोग साइन थीटा लिख दिए। इससे क्या हुआ एक फार्मूला में अरेंज हो गया, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये भी नीट वाला के डिफिकल्ट होगा पर मेंस वाला आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए मतलब कि पाई टी प्लस 45 डिग्री, साइन ए प्लस साइन बी का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है इस फॉर्म में, तो आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई 45 डिग्री ओमेगा पाई और एम्पलीट्यूड 4√2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हम लोग का टॉपिक 1 जो था कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका टॉपिक 2 करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू।